नेक्स्ट पॉइंट है फेल ओवर क्लस्टरिंग। बेसिकली फेल ओवर क्लस्टरिंग ये होता है कि जैसे एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, ओके, ये वर्क करता है साथ में इंक्रीज करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑन स्केलेबिलिटी क्लस्टर रोल्स के लिए। तो ये जो क्लस्टर सर्वर्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं फिजिकल केबल से बाय सॉफ्टवेयर से। अगर एक और ज़्यादा क्लस्टर नोड्स फेल होते हैं तो दूसरे नोड्स मतलब अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक कोई फेल ओवर आए तो अ प्रोसेस नोन एज फेल ओवर जो अगर होती है तो अगर और कहें तो क्लस्टर रूल्स प्रोएक्टिवली मॉनिटर होते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं वेरीफाई करने के लिए दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ये वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। इफ़ दे आर नॉट वर्किंग, अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएंगे और मूव टू अनदर नोड हो जाएंगे, ताकि अगर मतलब वर्क ना करें तो दूसरा नोड उसकी जगह ले ले। तो फेल ओवर क्लस्टर्स ऑल्सो प्रोवाइड क्लस्टर शेयर्ड वॉल्यूम, जिसको हम CSV कहते हैं। अगर फेल ओवर क्लस्टर में ये इसको हम CSV भी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। या इसको हम मतलब जैसे कहते हैं कि फंक्शनैलिटी दैट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंसी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेम स्पेस दैट क्लस्टर रोल्स कैन यूज टू एक्सेस shared storage from all nodes, you can say. With the failover clustering feature, users experience a minimum of disruption in service, right? बेसिकली फेल ओवर क्लस्टर का वही वर्क है कि कहीं भी कुछ भी सर्वर्स में स्टॉपेज आए या दिक्कत आए तो इनका काम बेसिकली वही होता है कि दूसरे सर्वर में उसको ट्रांसफ़र कर देना, वही चीज़ है बेसिकली, ताकि वो उसको फेल ओवर को मतलब एक फेल हो जाए दूसरा उसकी जगह वर्क करना स्टार्ट कर दे, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। तो बेसिकली फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर मतलब एक सेट ऑफ टूल्स कह सकते हैं इसको, जो अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अमाउंट और टाइप ऑफ डेटा को जो स्टोर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स में। तो अगर मतलब फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर का यूज़ करके एडमिनिस्ट्रेटर को एबिलिटी मिल जाती है मतलब सेटअप करने की मैनेजमेंट टास्क को, जिसे कहते हैं, जिसे वो यूज़ जो कोटा मैनेजमेंट होता है कहते हैं, गेट डिटेल्स रिपोर्ट्स, जो डिटेल रिपोर्ट्स वो एक्सेस कर सकता है, सेटअप ऑफ फाइल क्लासिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगर द फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स और मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी कह सकते हैं, जिनको हम ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जो ये पॉलिसी हैं ये हम मतलब यूज़र के कंप्यूटर पे लगा सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ये डिपार्टमेंट हैं या ग्रुप हैं हमने बनाए हैं उनके थ्रू हम इसको अपने मतलब एक यूज़र्स के ऊपर लगा सकते हैं कि पॉलिसीज़ हमें किस अकॉर्डिंग लगानी। वैसे हाइपर वी विंडोज 10 में भी मिल जाती है और विंडोज सर्वर 2012 R2 में भी है, बट इसमें जैसे हाइपर वी को और ज़्यादा कहते हैं ना कि उसके फंक्शंस और फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है और मतलब उसके फीचर्स को काफ़ी चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन को टू कंसोलिडेट सर्वर्स जो होते हैं उसमें क्रिएट और मैनेज करने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जैसे कहते हैं कि हाइपर वी बेसिकली वही है, जैसे वर्चुअलाइजेशन हमें इन्वायरमेंट चाहिए अपने ऑफिस में या अपने कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, टेस्टिंग करने के पर्पज़ से हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, या हमें मशीन्स 2-4 मशीन्स बनानी है जो उतना ज़्यादा हमें वर्क नहीं पड़ता, या हैवी भी बनानी है तो उसके लिए फिर मशीन्स की अलग अलग हमें मशीन्स नहीं बनानी पड़ेंगी। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट चाहिए होगा और हैवी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे सिस्टम की तो ऑब्वियस है उसमें फिर हम काफ़ी ज़्यादा मशीन्स बना सकते हैं। बेसिकली हाइपर भी वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। हाइपर में हम काफ़ी ज़्यादा जो जैसे कहते हैं ना एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा काफ़ी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो एक ही बार में मतलब चला सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जो क्या कहते हैं वर्चुअल मशीन्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसके अंदर डले होते हैं तो उनको हम चला सकते हैं इसके थ्रू। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है जो हर वर्चुअल मशीन होगी वो अपना एक अलग इन्वायरमेंट बनाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हर वर्चुअल मशीन का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होके वो एक अलग इन्वायरमेंट बनाएगी जो मतलब हाइपर वी का ये फ़ायदा भी है इसमें। अब एक आप कहेंगे कि या आप जानना चाहेंगे कि इसमें विंडोज सर्वर 2016 में इसमें नया क्या आया है।
है ना। तो बेसिकली इसमें नया ये आया कि जो हाइपर वी है अब अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि प्रोटेक्ट कर सके वो अपने कॉर्पोरेट वर्चुअल मशीन्स को यूजिंग द न्यू फ्यूचर, जो नया फ्यूचर अभी आया है, शील्डेड वर्चुअल मशीन। तो जो शील्डेड वर्चुअल मशीन्स हैं ये इनक्रिप्ट कर देता है यूजिंग बिट लॉकर को यूज़ करके, है ना। एंड वीएम जो होती हैं ये केवल रन कर सकते हैं अप्रूव्ड हाइपर वी होस्ट सिस्टम में, समझ लो ना, जो अप्रूव किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर ने। वैसे इस टॉपिक को तो मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ कि हाइपर वी जो एक नया जो कंटेनर्स टॉपिक इससे पहले ऊपर चला था फ्यूचर में, तो उस कंटेनर में मैंने बताया था कि हाइपर वी एक अलग से कंटेनर भी बनाता है जो एक यूनिक एडिशनल लेयर होती है जिसकी, जो कहते हैं ना कि अलग कर देता है कंटेनर को, है ना, जो कर्नेल को शेयर नहीं करता, है ना। तो बेसिकली हाइपर वी में ये एक मतलब एक फीचर और है जिसको हम कंटेनर हाइपर वी कंटेनर बोलते हैं। और ये मतलब एक लेयर पे चलता है जो आइसोलेट करती है हर ओएस को एक दूसरे से, और शेयरिंग नहीं करती, है ना, कर्नल अपना कर्नल शेयर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आईपैम, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इसका ये बेसिकली आया था विंडोज सर्वर 2012 में, ये फीचर आया था उस पर। तो आईपीएम का मतलब ये करता है कि ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि कस्टमाइज कर सके और मॉनिटर कर सके आईपी एड्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉर्पोरेट नेटवर्क में या उसके ऑर्गेनाइजेशन में है। बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है। तो इसका प्रॉफिट यही हो सकता है कि जैसे मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक राइट्स मिल गया कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क में उसको चेंजेस कर सके, है ना। तो बेसिकली इसका फ़ायदा यही है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरबेरोस ऑथेंटिकेशन। तो इसका बेसिकली विंडोज सर्वर 2016 में इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे प्रोटोकॉल और एक्सटेंशन होते हैं ना, उनका जो पासवर्ड बेस्ड ऑन पब्लिक की ऑथेंटिकेशन होती है ना, तो वो इसी मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। तो द कैरबेरोस जो क्लाइंट है ये इंस्टॉल होता है सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर, एज अ सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर होता है, और ये एक्सेस होता है सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर इंटरफेस के थ्रू, जिसे SSPI भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि जैसे कुछ भी सर्वर में ऑथेंटिकेशन रिलेटेड या विंडोज सर्वर 2016 में ऑथेंटिकेशन रिलेटेड होता है, तो उसमें ये प्रोटोकॉल होता है और ये उसमें एक पासवर्ड बेस्ड और पब्लिक की ऑथेंटिकेशन बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो जिस वजह से और ये जो वर्क करता है वो एज ए इंस्टॉल्ड होता है सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर के, SSP जिसे कहते हैं, और ये एक्सेस किया जा सकता है सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर इंटरफेस के थ्रू, जिसको SSPI बोलते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम इस तरह जानेंगे, जैसे मैनेज सर्विस अकाउंट्स, उसका होता है GMSAS। इसका बेसिकली वर्क ये होता है कि ये जो सर्विस अकाउंट हैं उनको स्टैंड अलोन ग्रुप में मैनेज करता है। तो इस सर्विस को मतलब ओरिजिनली तो ये क्रिएटेड हुई थी विंडोज सर्वर 2008 R2 में और विंडोज 7 में, और एक कॉन्फ़िगर्ड होता है डोमेन अकाउंट्स जो अलाउ करते हैं ऑटोमेटिक पासवर्ड मैनेजमेंट को और सर्विस प्रिंसिपल नेम्स को, जिसको SPNs हम शॉर्ट में जानते हैं। देन मैनेजमेंट जो इसका होता है इंक्लूड द एबिलिटी टू डेलीगेट मैनेजमेंट, तो ये दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर को देता है ना। तो सर्विस अकाउंट्स जो बेसिकली होते हैं वो अकाउंट्स होते हैं दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, ठीक है। तो जो ये अकाउंट होते हैं कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट अ सर्विस, जो किसी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए वर्क होता है इनका। जो मैनेज सर्विस अकाउंट होते हैं ये बनते तो पावरशेल के थ्रू बनते हैं, लेकिन उसके बाद इसको एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करती है इस अकाउंट, और इसी के साथ में मतलब जैसे कहते हैं ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी के तौर पे इनका ये इसके साथ में पासवर्ड चेंज होने का भी पॉलिसी होती है रेगुलर फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैनो सर्वर बेसिकली मतलब ये कह सकते हैं कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। तो ये 2016 में नया आया है ब्रांड न्यू टाइप ऑफ सर्वर इंस्टॉलेशन कॉल्ड नैनो सर्वर। सो ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को रिमोटली, जो एडमिनिस्ट्रेटर है 10 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सके। तो इसमें बेसिकली ये होता यह है कि ADDS की सर्विस नहीं हो पाती,
बट ये है कि जैसे नॉर्मल हम उसमें क्रिएट करना चाहें, सर्वर क्रिएट करना चाहें कुछ, बट इसमें कुछ चीज़ें मतलब ये हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर इसको एक्सेस कर सकता है थ्रू रिमोट और इस पर वर्क कर सकता है। ये प्राइमरीली जो डिज़ाइन और ऑप्टिमाइज हुआ है ये प्राइवेट क्लाउड और डेटा सेंटर्स के लिए हुआ है। तो नैनो सर्वर एक बहुत सिमिलर है सर्वर कोर के जैसा, लेकिन नैनो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत कम हार्ड डिस्क लेता है और इसका नो लोकल लॉग कैपेबिलिटी, मतलब लोकल कैपेबिलिटी लॉग कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती, और ये 64 बिट एप्लीकेशन और टूल्स को मतलब उस पर वर्क इस पर कर पाएंगे और दूसरे वर्क नहीं कर पाएंगे, 32 बिट नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है या नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का। तो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन को मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो मतलब विंडोज सर्वर 2016 में नया ये फीचर आया था, तो ये हाइपर-वी का ही एक कह सकते हो कि फीचर है। तो इसका फीचर ये है कि जैसे होता है ना वर्चुअल मशीन होती है, हाइपर-वी के एक अंदर एक वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन के अंदर भी आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। ये फीचर का ये प्रॉफिट है बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब एक बेसिकली प्रॉफिट आएगा, जैसे जो कहते हैं ना कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या कहते हैं कि जो अपने जिनको मतलब एक्सपेक्ट करना है अपनी चीज़ों को कि कैसे मतलब ये वर्चुअलाइजेशन टॉपिक्स या ये सब हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली उनके लिए ज़्यादा अच्छा है ये, और कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि उनको कुछ अपनी टेस्टिंग करनी हो, कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी हो, क्लस्टरिंग करनी हो, तो इसके लिए भी बहुत बेटर ऑप्शन ये इस 2016 में आया है। तो बेसिकली आप कुछ चीज़ें नोटिस कर ही रहे होंगे कि जो भी 2016 में नया कुछ आया है, मैं आपके साथ साथ में बताते जा रहा हूँ कि ये नया आया है, ये पहले से है या जो भी है, मैं आपसे क्लियर करते जा रहा हूँ, है ना। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, आ रहा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये कह सकते हैं कि इस मतलब 2016 के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ 2016 में बहुत सारी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज और फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग ब्रांच कैशे जैसे हो गया, डेटा सेंटर ब्रिजिंग जैसे हो गया जिसे हम डीसीबी बोलते हैं, एनआईसी टीमिंग हो गया, और बहुत सारे हैं। और तो वही है कि मतलब नेटवर्किंग के जो कुछ फीचर्स होते हैं, तो इनमें से एक ये कुछ फीचर्स मैंने बताए हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेल डायरेक्ट। तो पावर सेल डायरेक्ट के लिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि विंडोज सर्वर 2016 में जो इंक्लूड हुआ है, एक मतलब न्यू सिंपल वे हुआ है। इसे वैसे ज़्यादातर मैं आगे बताऊंगा, हाइपर-वी का टॉपिक जब आएगा तो ज़्यादा क्लियर तब कर पाऊंगा मैं। अभी मैं बेसिकली मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे हाइपर-वी में एक नया ऑप्शन जो आया है ये वर्चुअल मशीन्स के लिए, ये पावर से डायरेक्ट 2016 जो सर्वर है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये मतलब मैनेज करने के लिए PSS सेशंस जो होते हैं इसमें, उसके पैरामीटर्स पे वर्क करता है, जिनको हम VM नेम बोलते हैं। तो बेसिकली इसका आगे अभी इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर बताने बैठ गया तो समझ लो पूरा तो एक घंटा इसी में लग जाएगा। तो बेटर है मैं इसे हाइपर-वी में ज़्यादा क्लियर करूँ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है RDS, जिसे फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो बेसिकली जो हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि जो विंडोज सर्वर 2008 से पहले इसको मतलब हम टर्मिनल सर्विसेज बोलते थे। उसके बाद मतलब ये जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज है ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो वर्चुअल डेस्कटॉप ले सके, रिमोट ऐप प्रोग्राम्स ले सके, एंड सेशन बेस्ड डेस्कटॉप ले सके, मतलब रिमोट के थ्रू। तो जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज है ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो रिमोट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस कर सके विद इन अ कॉर्पोरेट नेटवर्क और थ्रू इंटरनेट। तो बेसिकली ये है कि VPN, जैसे हम VPN के थ्रू इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी ऑडिटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि एक ड्यूरेशन पे, जैसे 1 महीना या हर महीना 1 दिन ऐसा होना चाहिए, या 1 वीक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपनी सिक्योरिटी पे वर्क करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिक्योरिटी है उस पर कहीं कुछ लूप तो नहीं रह गया। जैसे कि कई बार ऐसा होता है हम AD यूज़र्स क्रिएट कर दिए और हम भूल गए, उस बंदे ने छोड़ भी दिया है, फिर भी AD यूज़र उसका मतलब डिसेबल नहीं है और या डिलीट नहीं है। तो ये कुछ लूप्स होते हैं जो मतलब एक
ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। ऐसे ही बहुत से लूप होंगे, वाईफाई पासवर्ड हो गया, यूज़र उसमें डिलीट नहीं किया कंट्रोलर से, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसे टाइम टू टाइम अपने जो कहते हैं ना कि मशीन्स को, रिसोर्सिस को, एप्लीकेशंस को और सर्विस को, उस पर अनऑथराइज जो एक्सेस है उस पर हमें मतलब टाइम टू टाइम ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इससे एक चीज़ और अच्छी रहती है, इसका बेस्ट एडवांटेज जिसे मैं कहूँगा, ये सिक्योरिटी ऑडिट जो ऑडिट है ये वेरीफाई करने में हेल्प करती है रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी, है ना, जिसके थ्रू हमें पता लग जाती है कि हमारे पास कोई कंप्लायंस मतलब रह तो नहीं गया या कुछ उसमें डिले तो नहीं हो रहा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड्स को बेसिकली मतलब जैसे यूज़ किया जाता है, आप समझ सकते हैं, समझाना चाहूँगा, सॉरी आप समझेंगे कैसे, समझाना चाहूँगा कि जैसे कुछ भी रिलायबिलिटी हो या मतलब पॉपुलर हो या कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, तो मतलब ये एक जो ऑथेंटिकेशन लेवल पे वर्क करने के लिए ये इन तीनों पे मतलब सही बैठती है। तो इसका बेसिकली वर्क ये होता है कि या तो हम फिजिकल कार्ड उस बंदे को दे दें, उसके साथ पिन भी उसे दे दें, तो जो भी नेटवर्क रिसोर्स को वो बंदा एक्सेस करेगा इसके थ्रू करेगा, या तो फिजिकल तौर पर जो कार्ड होगा उस पर, या पिन के थ्रू होगा, है ना। तो बेसिकली यही चीज़ है उसकी, मतलब कुल मिला के वही इसको कह सकते हैं कि जो नेटवर्क का एक्सेस है, उसके रिसोर्सेज का एक्सेस है, वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू या उस जो स्मार्ट कार्ड की प्रोसेस में हम पिन प्रोवाइड करते हैं उस बंदे को, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसके बिहाफ पे वो उसको एक्सेस कर सकता है सर्वर रिसोर्सेज को, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या कॉर्पोरेट सेक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक है टीएलएस और एसएसएल, या नेक्स्ट टॉपिक का हो या पॉइंट को हो, तो एस चैनल एसएसपी होता है ये। एसएसपी का मीन्स होता है कि सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर। तो ये मतलब यूज़ करता है दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, लेयर सिक्योरिटी लेयर को यूज़ करता है। पहली होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जिसे एसएसएल बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। जो ये इंटरनेट जो इन दोनों ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, इसका इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन में ये प्रयोग करता है, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर कुल मिला के। तो द सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर इंटरफेस इज API used by Windows system to allow security related functionality including authentication। तो इसलिए इन दो प्रोटोकॉल के साथ में ये वर्क करता है, जैसे सिक्योर सॉकेट्स लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बेसिकली ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होते हैं TLS और SSL। आपने सुना ही होगा इनका काफ़ी नाम, TLS और SSL। एक्चुअली विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, इसका बेसिकली यूज़ कह सकते हैं कि जैसे मतलब थ्रू रिमोट कह लो आप या थ्रू नेटवर्क एक्सेस कह लो। तो ये इसके थ्रू हम जैसे मान लो 100 कंप्यूटर्स हैं, अब उनको एक साथ फॉर्मेट मारना है। अगर सिंगल करके मारेंगे तो आप समझ सकते हो, फॉर्मेट करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि मतलब ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें सिस्टम्स पे रिमोटली, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस के थ्रू जो सेटअप है वो न्यू कंप्यूटर को सेटअप कर सकता है। तो ये मतलब नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन के थ्रू कह सकते हो आप, है ना। तो ये इसका बेसिकली WDS का मीनिंग यही है। जो ये विंडोज़ नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज़ पावरशेल डिजायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी मतलब विंडोज़ जो सर्वर है 2016, इसमें एक नया ये पावरशेल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे विंडोज़ पावरशेल डिजायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या DSC कहते हैं। जो ये क्या करता है, इनेबल करता है डिप्लॉइंग और मैनेजिंग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन डेटा को फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। तो ये हेल्प करता है मैनेज करने के लिए जो इन्वायरमेंट जो सर्विसेज रन हो रही हैं, इन सबको मतलब एक मैनेज करने के लिए इस इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए ये DSC वर्क करता है। तो DSC क्या करता है, अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि विंडोज़ पावरशेल लैंग्वेज एक्सटेंशन का यूज़ करें नए विंडोज़ पावरशेल CMD लेट्स और उसके जो संसाधन हैं उसके साथ में। तो DSC अलाउ करता है कि जो डिक्लेरेटिविटी होती है ना, उसको स्पेसिफाई करता है कि एक कॉरपोरेशन मतलब चाहती है सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट टू बी कॉन्फ़िगर्ड एंड मेंटेन, उसको कैसे कॉन्फ़िगर और मेंटेन करें करके। तो और DSC अलाउ करता है कि ऑटोमेटिक टास्क इनेबल और डिसेबल जो होते हैं, सर्वर रोल्स एंड फ्यूचर्स, मैनेज रजिस्ट्री सेटिंग्स, मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मैनेज ग्रुप्स एंड यूजर्स, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर्स एंड रन पावरशेल स्क्रिप्ट। तो इसको एक नाम के साथ में ये कुछ नाम है, मतलब स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट इसके साथ चलती हैं।
तो ये कुछ नाम है उन स्क्रिप्ट्स के। तो इनके थ्रू इसके मतलब इसके थ्रू हम डीएससी के थ्रू कह सकते हो आप वो चीज़ कर सकते। अब जो ये पॉइंट आया है अगला, विंडोज़ सर्वर बैकअप फीचर, और ये आखिरी पॉइंट भी है इस टॉपिक का। तो इस फीचर का बेसिकली यूज़ ये होता है कि जैसे किसी सर्वर का हमें बैकअप लेना हो ऑर्गेनाइजेशन में, या अपने जैसे भी लेना हो, कहीं पे भी सर्वर है उसका हमें बैकअप लेना हो और उसको रिस्टोर करना हो, और मान लो किसी उसके स्पेशल पार्टीशन का करना है, या पूरे सर्वर का करना है, या सभी वॉल्यूम्स का करना है, किसी पार्ट स्पेसिफिक फाइल का करना है, फोल्डर का करना है, तो ये सब इसके द्वारा हम उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा फीचर है बैकअप करने के लिए सर्वर का।